हमारी स्पेशलाइजेशन वो एक नई फील्ड में है जिसको हम रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। स्टेम सेल्स को यूज़ करके जो पुरानी बीमारियां होती हैं उनको सही करते हैं। इसमें हम कोई बाहर से दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बॉडी के ही सेल्स लेके उन्हीं सेल्स को एक्टिवेट करके उस जगह की हीलिंग कर रहे हैं। 3 महीने से ऑनवर्ड जो है हमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 80-90% उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं और अपनी सर्जरी बचा लेते हैं। अब कोई दवाई इलाज नहीं है और डॉक्टर ने कहा कि नथिंग एल्स कैन बी डन और वहाँ पर आप एक पार्ट प्ले कर रहे हैं तो यू फील योर सेल्फ वर्थफुल टू कि यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन सोसाइटी। ये जो है स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है। स्पेशलाइज्ड मेडिसिन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ जो है जैसे जेनेटिक्स इज़ काइंड ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट, इसी तरह इसमें अब रिसर्च जो है इस लेवल पे पहुँची है और यहाँ पे जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वो इस लेवल पे पहुँची है कि जिसकी मौजूदगी में हम इस काबिल हुए हैं कि हम ये ट्रीटमेंट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका ट्रीटमेंट जो है जिसको हम कहते हैं सेलुलर मेडिसिन, स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं और ये बॉडी के ही सेल्स होते हैं जो वो बॉडी में ही कॉन्सेंट्रेट करके कि बॉडी से निकाल के उनको कॉन्सेंट्रेट करके जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डालते हैं। तो वहाँ पर उनकी एक्सेसिव अमाउंट में मौजूदगी की वजह से उनकी एक्टिविटी और हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये इट्स काइंड ऑफ अ नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग। इसमें हम कोई बाहर से दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बॉडी की ही प्रोडक्ट, बॉडी के ही सेल्स लेके उन्हीं सेल्स को एक्टिवेट करके उस जगह की हीलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए दिस इज़ काइंड वेरी नाइव, वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और वेरी अट्रैक्टिव थिंग फॉर एनीबडी के यू आर नॉट यूजिंग मेडिसिन्स बल्कि आप जो है नेचुरल वे में किसी बॉडी को आप ट्रीट कर रहे हैं। ये जो एवोल्यूशन हुई है इसकी, आप कह लें कि इट स्टार्टेड कमिंग इन टू मेन स्ट्रीम ऑलमोस्ट 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स, लेकिन वो ऐसा था जो कि रिसर्च लेवल पे ज़्यादा निकलना शुरू हुआ। तो जो ख़ास बड़ी बड़ी अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ थी, जॉन हॉपकिंस हो गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ने इन पे काम करना शुरू किया और बहुत ही लिमिटेड अंदाज में कम पेशेंट लेके उन पे ये ट्रीटमेंट लगाने शुरू किए और जब उसकी सक्सेस रेट सामने आनी शुरू हुई तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्ट होने के बाद उन्होंने इन पे काम करना शुरू किया और फिर हर कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए इसको डेवलप किया। तो इसी लिहाज से अमेरिका में इस वक्त जो है लाइक इन सो मैनी अदर एरियाज़ अमेरिका इज़ लीडिंग इन दिस वे ऑफ मेडिसिन और यहाँ पर जो है ख़ास किस्म के प्रोटोकॉल्स कि इस कंडीशन को किस तरीके से आपने ट्रीट करना है, उनके डेवलपमेंट होने की वजह से इट बिकम्स वेरी ईजियर कि हम किस मेडिसिन को किस तरह हम ट्रीट करें तो उसके रिज़ल्ट उसी लिहाज से मैक्सिमाइज़ और बेहतर से बेहतरीन रिज़ल्ट जो होते हैं हमें देखने में सामने आते हैं। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि पाकिस्तान जो है जिसकी इतनी ज़्यादा आबादी है और इतनी ज़्यादा नीड है कि जहाँ पर के इस तरह के ट्रीटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके मुकाबले में पूरे पाकिस्तान में बहुत ही मतलब लेस दैन 10 पीपल्स आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। जिस तरह हम कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमें पता होता है कि इस दवाई पे इतनी रिसर्च हो चुकी है कि ये सेफ़ है, इसी तरह इसकी सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग डायग्नोसिस ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को पार्किंसन डिजीज़ है, किसी को भूलने की या डिमेंशिया की प्रॉब्लम है कि या किसी को ALS, मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, उनको हम जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से वो दवाई जो है इंजेक्ट करते हैं। समझते हैं कि जिस तरह IV लाइन या इंट्रावीनस या ड्रिप लगाते हैं हम हाथ में नस के अंदर, इसी तरह ब्रेन में भेजने के लिए हम स्पाइन से करते हैं। तो आप सोचें कि अगर वो प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर नहीं है, बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री नहीं है तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आपको मेक श्योर करना होता है कि आपकी सोर्स जहाँ से आप ये सेल्स ले रहे हैं बिसाइड पेशेंट्स के, तो वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसको यूज़ कर सकें। तो उसमें हमारी चूँकि रिसोर्सेज कम हैं इसलिए कम से कम लोग जो है उसकी रिसाई तक पहुँचते हैं। ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करने में उनको चूँकि मुश्किलात ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा लोग इस तरफ हैं नहीं। अमेरिका की जो लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट जिन्होंने किए हैं वो R3 स्टेम सेल्स कहलाते हैं, R3 स्टेम सेल्स इंटरनेशनल, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। तो उनके साथ ही हम अमेरिका में काम कर रहे थे
तो जब हम पाकिस्तान में आए तो चूँकि हमारी क्वालिफ़िकेशन की वजह से हम इस एरिया में स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो दे वर मच हैप्पियर कि हु कैन बी बेटर दैन यू हु इज़ एन एक्सपीरियंस अमेरिकन एक्सपीरियंस। और वहीं से फिर जो है हम उन्हीं के प्रोटोकॉल्स को कि किस तरह किस बीमारी को इलाज को अप्लाई करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए, उन्हीं को एग्जैक्टली सेम वे में हम अमेरिका की जगह पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए इट बिकम्स वेरी ईजियर कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर मी कि हम सोचेंगे भाई इसको किस तरह करें। तो इसी वजह से अभी अंडर देयर एम्ब्रेला वी आर वर्किंग इन पाकिस्तान स्पेशली इन कराची, और आई एम द ओनली प्रोवाइडर फ्रॉम देम कि उन्होंने मुझे ऑथराइज़ किया है कि हम उनकी सुपरविजन में यहाँ काम कर सकें, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें जो है एक लिमिट के बाद आपके पास कोई इसका इलाज नहीं होता है। जब उन जगह पे हम चीज़ों को इलाज करते हैं तो दैट्स वेयर यू मेक्स द डिफरेंस एंड वेयर द पीपल आर लुकिंग कि भाई व्हाट एल्स हम क्या कर सकते हैं। रिजल्ट्स जो हमने देखा है वो क्रॉनिक कंडीशंस में देखा है। फॉर एग्जांपल नीज़, अब नीज़ में एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है, वक्त के साथ साथ नीज़ के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें ब्रेक डाउन हो रही होती है, वेयर एंड टेयर जिसे हम कहते हैं वो हो रही होती है, और एक वक्त आता है कि वो बोन ऑन बोन आ जाते हैं। अब उस पर चलना, उसका पेन बर्दाश्त करना, उसमें बैठना उठना, स्पेशली हमारे लोगों में इट्स अ बिग इशू कि हमें नमाज़ें पढ़नी होती हैं, ज़मीन पर बैठना होता है, इट बिकम्स वेरी पर्सन फील्स हैंडीकैप कि अपाहज हो गया है। तो उस सूरत हाल में आप अगर डॉक्टर से बोलें, डॉक्टर कहते हैं कि जी आप ये पेन दवाई ले लें, जिसके ठीक है पेन कंट्रोल होता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स किडनीज़ पे, हार्ट पे, लिवर पे ऐसे होते हैं कि अगर आप कंटिन्यू रखें तो दैट बिकम्स अ इशू, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस वजह से पीपल आर काइंड ऑफ कहाँ जाएँ वो, उसका फिर वो ख़राब होते होते अल्टीमेटली कहते हैं अब क्या करें, अब जी आप ये भी काम नहीं कर रही हैं, उसका ऑपरेशन करें और नी काट के आप उसको जो है नी रिप्लेसमेंट करें। नी रिप्लेसमेंट में आपको पेन शदीद होता है टू बिगिन विद, एक्सरसाइजेस हैं, उसको टाइम है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो उन पेशेंट्स में जो कि विच आर वेरी चैलेंजिंग, उनमें हम जो है ट्रीट करते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो आते हैं विद अ होप, 3 महीने से ऑनवर्ड जो है हमें रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो एक शख्स जिसको दवाइयाँ खानी थी और वो टाइम पास करना था, उसको आराम आना शुरू होता है और ऑलमोस्ट 80-90% उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं और वो अपनी सर्जरी बचा लेता है। इसी तरह जो है दूसरी क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं जिसमें किडनी फेलियर्स हैं। किडनी फेलियर में हम सबको पता है कितना मुश्किल है कि आदमी जब डायलिसिस पे जाए या ऐसी सूरत हाल हो जाए कि उस पर बिल्कुल यू कैन नॉट इवन बिलीव कि हाउ डू यू फील इनसाइड के एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस काइंड ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन इज़ रनिंग इनसाइड ऑफ योर बॉडी एंड यू आर डीलिंग विद दिस योर सिचुएशन। तो उस सूरत हाल में जब हम ये देखते हैं और यहाँ पर जब हम फ़ायदा देखते हैं, इसी तरह ऑटिज़म है बच्चों में कि ऑटिज़म जो है इस अ कंडीशन के मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जो है बच्चा अफेक्ट होता है और वो जो है मेंटली चैलेंज होता है, मेंटली उसको प्रॉब्लम होती है और उसका पूरा इफेक्ट उसकी सोशल लाइफ पे, उसके घर वालों की लाइफ पर होता है। उसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं है। एट द मोस्ट व्हाट यू कैन डू सम थेरेपीज़ कि ठीक है उसकी स्किल्स थोड़े डेवलप कर लें, जितना भी डेवलप कर लें, लेकिन अगर उसका मेंटल लेवल वो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे के लेवल पे है, उसका कितना आप उसको ग्रो कर सकते हैं कि वो अच्छी तरह काम कर ले या कुछ कर लें, वो हैंडीकैप है। तो उस सूरत हाल में जब हम उसको ट्रीट करते हैं और उसके हम रिजल्ट्स देखते हैं और उसका कॉग्निटिव लेवल, उसका मेंटल लेवल जब ऊपर जाता है, उसकी समझ बढ़ती है, तो उसके अंदर जितनी भी उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो अब वो पहले ग्रेड का बच्चा नहीं रहा बल्कि अब वो एक तरह से 10th ग्रेड के लेवल पे आ जाता है, तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंटली ही कैन एग्जिस्ट ऑन हिमसेल्फ। ऐसे चैलेंजिंग पेशेंट्स को जब ट्रीट करते हैं, उनके रिजल्ट देखते हैं, तो दैट्स वेयर यू मेक्स अ डिफरेंस टू सोसाइटी कि ठीक है अब ऐसा नहीं है कि दवाई है तो आपने इलाज कर लिया, अब कोई दवाई इलाज नहीं है और डॉक्टर ने कहा कि नथिंग एल्स कैन बी डन, और वहाँ पर आप एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो यू फील योर सेल्फ वर्थफुल टू कि यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन सोसाइटी। स्टेम सेल्स जो है वो समझें कि हमारी बॉडी का जो यूनिट सेल होता है, जिससे तमाम सेल्स हर ऑर्गन्स में बनेंगे, वो स्टेम सेल्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी इज़ बॉर्न इनसाइड द वूम, बच्चा जो है माँ के पेट में है, अब वहाँ पर जो है उसका जो है वो लिवर बनना है या हार्ट बनना है, तो यही स्टेम सेल्स जो है उस एरिया में जाएगा और उस एरिया में जाके अब वो क्या करेगा कि वहाँ पर जो है वो कार्डियक सेल्स या हार्ट के सेल्स बनाएगा और बना के जिस तरह जेनेटिक कंपोजिशन उसको ऑर्डर्स होते हैं कि इस तरह बनाना है, तो वो ही सेल्स जो है वहाँ पर जाके उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा। तो ये सेल आप जहाँ डालेंगे, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पहुँच के उस ऑर्गन के अंदर की जो डेवलपमेंट है उसको डेवलप करके जो है उसकी डेफिशिएंसी उसके ऊपर आ गए।
इसके अलावा हम कहते हैं कि ये 3 बेसिक काम करते हैं किसी भी लेवल पे। फर्स्ट करें सेल है वो डैमेज हो गई, या टिश्यू है वो डैमेज हो गया, या स्किन डैमेज हो गई, तो वहाँ जाके ये एक काम करता है, एक वो काम करता है, एक रिपेयर करता है वहाँ पे कि स्किन डैमेज हो गई। जैसे होता है हमारा कट लगाओ, कट लगने के बाद जो है वो आप देखें कि 3 महीने बाद वो कट गायब हो गया। वो क्या हुआ, वहाँ बॉडी के ये स्टेम सेल्स, प्लेटलेट्स और दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पर आए, आके उन्होंने रिपेयर करके उसको सही कर दिया। तो क्या एक काम क्या है उसका, रिपेयर। दूसरा होता है इसका काम कि ये जो है वो रीग्रो करता है। रीग्रो वही है कि आपका फ़र्ज़ करें आपका कोई ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल लिवर में टेंडेंसी है कि इसका छोटा पोर्शन भी जो है वो अगर वहाँ पे काट के किसी को ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो ग्रो करता है, एक नेचुरली ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऑर्गन है जिसमें ग्रोथ की ज़रूरत है और वो खुद ग्रो नहीं कर रहा, तो वो जहाँ के अपने सेल्स को डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके जो वहाँ पर ग्रोथ की ज़रूरत थी वहाँ पर जो है ग्रोथ वो प्रोवाइड करेगा। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं रेस्टोर, कि वहाँ की जो फंक्शनिंग है वहाँ पर फ़र्ज़ करें आप एक एथलीट हैं और आप रोज़ाना जो है 5 माइल्स भागते हैं, आप पर इतना ज़ोर पड़ रहा है आपके घुटनों पे कि वहाँ पे डैमेज डेवलप हो रहा है। अगर आपने वहाँ उसको स्टेम सेल्स दिए हैं तो वहाँ पे जाके वो इस एनवायरनमेंट को जो है वो सेफ़ रखेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको जो है वो जो वहाँ पर अगर कमियां भी हो गई हैं, उसका लेवल नीचे जा रहा है, तो उसको वो दोबारा उस नेचुरल तरीक़े से जाके उसके लेवल को, उसकी जो नॉर्मल सिचुएशन होनी थी जहाँ पर उसको रहना चाहिए हेल्दी स्टेट के अंदर, उस हेल्दी स्टेट लाकर उसको वहाँ बरकरार रखेगा। तो दीज आर द 3 मेन सिचुएशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये वहाँ के एरिया में जाके वहाँ की जो दूसरे सेल्स होते हैं वहाँ उनको हेल्प करता है और अट्रैक्ट करके ग्रोथ फैक्टर को लाके, और दूसरी चीज़ें भी होती हैं ग्रोथ फैक्टर्स के अलावा, उनको साइटोकाइंस कहते हैं, कीमोकाइंस कहते हैं। दीज आर द डिफरेंट केमिकल्स विच आर रनिंग इन विच आर नीडेड फॉर द रिपेयरमेंट पर्पस, रिपेयर करने के जिनको ज़रूरत होती है उनको अट्रैक्ट करके वहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके उस एरिया को मोर एंड मोर हेल्दियर एनवायरनमेंट प्रो करके उनको हेल्दी करते हैं। दवाई का एक सक्सेस रेट होता है इवन आफ्टर यू हैव डेवलप्ड अ मेडिसिन। दवाई बनाने के बावजूद भी वो दवाई 100% काम नहीं करती है, या एक पेशेंट पे काम कर रही है दूसरे पेशेंट पे काम नहीं कर रही है। और आपके जैसे जवाब कीजिए, अगर इफ़ दिस मेडिसिन क्योर्स एवरीथिंग, तो ऐसा तो नहीं होता कि 2 अगर पेशेंट हैं कैंसर के, वही दवाई एक कैंसर के पेशेंट को सही कर देती है दूसरे। तो हम बीइंग अ मुस्लिम तो हमारा फेथ है ना, तो वो कहे कि जिसका अल्लाह ने जैसे लिख रखा है उसने उतना ही जीना है। दूसरा, मेडिकली हम कह सकते हैं कि ऑल द जीन्स जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स के अंदर जीन्स होती हैं, जीन्स आर काइंड ऑफ द मेन डिक्टेटिंग फैक्टर। वहाँ पर है कि इस हद तक जीन्स जो हैं चीज़ों को कंट्रोल करेंगी, उसके बाद उन चीज़ों का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा या उनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाएगी। जब फंक्शनिंग ख़त्म हो गई तो वो द थिंग इज़ डेड। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अब इस वजह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी तरह वी आर स्टिल इन अ इवॉल्विंग फेस, वी आर नॉट काइंड ऑफ अचीव्ड एवरीथिंग, आवर रिसर्च इज़ स्टिल गोइंग ऑन। तो हम जो है बेस्ट से बेस्ट प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री ऑफ लुकिंग एट द पेशेंट को उसको कितना सक्सेस हो रहा है किस चीज़ से। तो हम अपने प्रोटोकॉल्स इम्प्रूव कर रहे हैं। हम जो है जब सेल्स देते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे हमने अगर 1 मिलियन सेल्स दिए हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 मिलियन सेल्स दे देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो 80% से 90% पे आ जाता। तो अगला पेशेंट होगा उसको इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा पिछले पेशेंट के एक्सपीरियंस की वजह से। तो इस वजह से जो है दूसरा ये होता है कि हमें पेशेंट को कन्विंस करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट्स एंड द थ्योरी बिहाइंड। दोनों चीज़ें चलती हैं। हम बोलते हैं कि देखें जी, इसका ये दवाई आप पैनाडोल लेते हैं, इसका फ़ायदा होता है कि आपका सर का दर्द सही हो जाता है। तो हमारा ये ख्याल बनता है कि अगर ये कोहनी में दर्द है तो इसको कोहनी का दर्द को भी सही करना पड़ेगा। तो हमने पहले कभी किया तो नहीं है, लेकिन आप देखें कि कोहनी का दर्द भी आपको तो, और वो होता है बिकॉज द सिस्टम इज़ सेम, फंक्शनिंग इज़ सेम। सो दैट्स हाउ वी हैव टू कन्विंस द पेशेंट कि जी देखें, हमने ये इसको ब्रेन में एक पार्किंसन डिजीज़ थी, उसमें इसका सक्सेस रेट इतना है। आपको उसी की तरह ब्रेन में एक दूसरी कंडीशन है, ALS है या कोई दूसरी कंडीशन है, उसमें अगर हम यूज़ करेंगे उसमें फ़ायदा होगा।
तो उसमें ये होता है, तो फिर इस तरह के हम पेशेंट को रिक्रूट करके उनमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें रिज़ल्ट आते हैं, तो हम फिर सामने वाले को भी बता सकते हैं कि इसमें इसका रिज़ल्ट तो इस वजह से ही हो रहा है कि हम जो है लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लोगों के सामने रिज़ल्ट आ रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे फ़ायदा होता है, मैं अपने किसी भाई बहन को बताता हूँ, फिर वो आके उसका इलाज कराते हैं, उसको फ़ायदा होता है। सो दिस इट इज़ हाउ कि बिकॉज द एरिया इज़ न्यू एंड नॉट वेरी मच अवेयरनेस इज़ देयर फॉर द पीपल, तो ना लोगों को पता है, तो लोगों को इस चीज़ के ना पता होने की वजह से एक तरह से उनको नुकसान हो रहा है कि a therapy is available, a treatment is available। अगर उनको पता हो और वो आकर अपना जितना जल्दी हो के इलाज कराएं, उतना अच्छे उसके रिजल्ट निकल सकते हैं। There are so many doctors, उनको पता ही नहीं कि रिजेनरेटिव मेडिसिन इज़ ऑल्सो मेडिसिन और नॉट। उनको पता ही नहीं कि स्टेम सेल्स एग्जिस्ट और पीपल आर डूइंग ट्रीटमेंट ओवर हियर। दे डोंट नो। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्टेम सेल्स जब तक हम इस एरिया में गए, स्पेशलाइजेशन की और जाकर नए सिरे से डिटेल में पढ़ी। आप एक आम डॉक्टर से पूछें भी, तो इसीलिए हमारे एक मैसेज भी होते हैं अपने पेशेंट से, बोलते हैं ठीक है अपने डॉक्टर से, अपने स्पेशलिस्ट से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से पूछेंगे। मसला यह है कि आप उस न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं जिसकी अपनी रिसर्च हो, उसको पता हो कि रिसर्च के स्टेम सेल्स की रिसर्च में स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ पहुँच गए और किस किस चीज़ में जो है फ़ायदेमंद है। होता ही है कि वो ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, एंड सम टाइम बीइंग अ डॉक्टर वी डोंट वांट टू से दैट आई डोंट नो, तो इंस्टेड हम अपनी बात को घुमा फिरा के पेश करते हैं। तो उस वजह से होता है डॉक्टर कहते हैं नहीं जी ये तो ऐसा कोई ख़ास इलाज नहीं है, हम नहीं कह सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते। उस वजह से बेचारा पेशेंट जो है जिसको इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता था वो फ़ायदे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे डू यू नो एनीथिंग अबाउट स्टेम सेल्स। हम कहते हैं आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप जाएँ बैठें अपनी खुद रिसर्च करें। लाइक जब हमने बच्चे को एडमिशन के लिए स्कूल में डालना होता है या कोई अच्छे कॉलेज में जाना होता है, वो बैठ के रिसर्च करते हैं, 4 लोगों से पूछते हैं। इसी तरह जो है इस फील्ड में भी यही है कि हमें जो है वो देखना चाहिए, अपनी रिसर्च करनी चाहिए, आगे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करनी चाहिए। इफ़ इट मेक सेंस गो फॉर इट। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या मुख्तलिफ़ जगहों से आप स्टेम सेल्स ले सकते हैं। दीज आर द लाइफ सेल्स, ज़िंदा सेल्स होते हैं। तो इसकी जो हमने ज़्यादातर जो इसको हमने हुसूल किया है वो बोन में जाके, जैसे फ़र्ज़ करें बोन की ये थिकनेस है तो इसमें नीडल जाके इसके अंदर का जो मैरो होता है, जो गूदा होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। ये एक तरीका है कि आप उसी पेशेंट का निकालें और निकाल के फिर मशीन से आप स्टेम सेल्स अलग कर लेते हैं। उसमें एक लिमिटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हमको चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 50 मिलियन स्टेम सेल्स चाहिए। हम जब इसमें बोन मैरो में जाके निकालते हैं तो हमें 9 मिलियन मे बी 7 मिलियन मिलेंगे। अगर बहुत अच्छा पेशेंट जो है वो एजिड है, ही 70 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, तो उसके सेल्स भी जो हैं वो एजिड हो गए हैं, इतने हेल्दी नहीं हो गए, तो एक हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि दे आर द बेस्ट। और क्या तरीका है दूसरा ये कि हम जो फ़ैट सोर्सेज होती हैं, जैसे हमारे फ़ैट है पेट में, तो हम यहाँ जाके उन फ़ैट को निकालते हैं और फ़ैट को मशीन से निकालने के बाद उसको दूसरी मशीन में डाल के उनको सेपरेट करके वहाँ से भी स्टेम सेल्स को लिया जा सकता है। उसके अलावा जो होती हैं, जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती हैं, बच्चा जिस फ्लूइड के अंदर होता है माँ के पेट के अंदर, उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स होते हैं, हम वहाँ से भी ले सकते हैं, जो कि हम लेते नहीं हैं वहाँ से, वहाँ पर रिसोर्स है। हम ब्लड से भी जो है ऑल अमाउंट ब्लड उसको अगर मशीन से हम रन करें तो वहाँ से भी स्टेम सेल्स ले सकते हैं, लेकिन नंबर का डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स आपको मिलेंगे स्टेम सेल्स के। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, कि जब बच्चा पैदा होता है, कभी सुनते हैं ना गले में कॉर्ड फंस गई थी, तो यही वही कॉर्ड होती है। इस कॉर्ड के अंदर ह्यूमंगस बिग सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा होता है जो माँ के पेट से निकलता है, और ये जो कॉर्ड होती है जो कि डिलीवरी के बाद जो है उसे ज़ाया कर दिया जाता है, अगर आप इसको प्रिजर्व कर लें और उसके अंदर बिग अमाउंट ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं, तो यहाँ से आप जो है वो स्टेम सेल्स निकाल के उनको क्लीन करके मेक श्योर करके उनको इन्फेक्शन नहीं था पेशेंट में, कुछ नहीं था, उसको आप उस रिस्टोर करके सेपरेट करके उनको आप फ्रीज़ कर लेते हैं। और फ्रीज़ करके फिर जितने नंबर भी चाहिए आपको, लाइक आई मेंशन कि आपको ब्रेन में आपको 50 मिलियन चाहिए या 100 मिलियन चाहिए आपको, तो आप उतने अकॉर्डिंगली आप सेल्स ले सकते हैं। क्योंकि देखें अगर अमाउंट आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल की, आपकी डोज जो है वो सर के दर्द के लिए पैनाडोल की डोज 500 मिलीग्राम है और आप 100 मिलीग्राम यूज़ करें, आप बोलें जी मैंने दवाई इस्तेमाल की, दवाई काम नहीं कर रही। दवाई काम करेगी अगर आप राइट डोज मिलें।
तो इसी तरह स्टेम सेल्स के ट्रीटमेंट में जो मुख्तलिफ लोग कर भी रहे हैं, और जो चीज़ हम देखते भी, हम पेशेंट्स को भी एजुकेट करते हैं कि देखिए जी, आप अगर अपने एक उंगली का इलाज करें तो उसके लिए डिफरेंट अमाउंट है, ब्रेस्ट का इलाज करें तो डिफरेंट अमाउंट है। तो अगर आप बोन से लेंगे, आप बोल तो रहे हैं कि जी आपने बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से लिया और उसकी बोन मैरो से लिया है, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इनफ अमाउंट, वो ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट आपको वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें फिर बाज़ औक़ात अगर पेशेंट से हम ना निकालें, किसी भी वजह से पेशेंट इस काबिल नहीं है, पेन बहुत होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो हम बाहर की सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम करते हैं। अच्छी बात ये होती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो हम स्टेम सेल्स लेते हैं, दे आर इम्यून न्यूट्रल, उनकी अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं होती है। जिस तरह आपने सुना होगा कि जब कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक आदमी का ब्लड किसी दूसरा आदमी को देते हैं, तो हम कहते हैं जी ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर है, इसका ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। क्यों? कि उसकी अपनी ऐसी इम्यूनिटी नहीं होती जो किसी को जो नुकसान पहुंचा सके। अब तक जो है हमारी, जो हम जिस कंपनी से एफिलिएट हैं, उस 16 to 17,000 प्रोसीजर्स कर चुके हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड और स्टेम सेल्स लेके। ज़ीरो, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। हम जो स्टडीज़ देखते हैं, जितने भी स्टडीज़ हुई हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट लेवल्स पे हुए हैं, जब भी आप देखें, कोई भी आप पढ़ें, हमेशा हर स्टडी में आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ होता है कि वन ऑफ द बेनिफिट वाज दैट देयर वाज नो रिएक्शन फाउंड। तो ये तो दिस इज़ गिवन, वी हैव गिवन, हमने कितने ट्रीटमेंट किए हुए हैं, उसके अंदर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड का सोर्स से जो है हम स्टेम सेल्स देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। हमने अपने दोस्तों में किए हैं, करीब रिश्तेदारों में किए हैं, और लोगों में आम तौर पे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है कि किसी को किसी की भी किस्म का जो है रिएक्शन हो। ईडी जो है वो स्पेशली हम मेल की बात करें, उसको कहते हैं मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारे कल्चर में जो है इट्स काइंड ऑफ बड़ा शर्मीला या टैबू है कि जिसमें बात करते हुए, मैं बताते हुए, या डॉक्टर इवन पूछते हुए जो है वो शर्माते हैं। तो उसकी वजह से होता है कि बहुत बड़ा एक जो हमारे माशरे का हिस्सा है वो रह जाता है। तो उसमें असल में होता यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिलसिला चलाया है कि किस तरह से जो है वी रिप्रोड्यूस। तो उसमें जो है, और दूसरा जो है ये दिस इज़ वे ऑफ नेचर के एक एन्जॉयमेंट का भी ज़रिया और एक ज़रूरत का भी ज़रिया है हमारी एग्जिस्टेंस का। तो उसमें होता ये है कि हमारे जो आला जिनसी होता है, ये जो है वो असल जो चलता है वो 3 चीज़ों पे चलता है, या फिर 4 चीज़ों पे चलता है। एक तो ये होता है कि उसमें ब्लड का फ़्लो कितना है, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा उसमें इरेक्शन होगी। दूसरा होता है कि इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है कि जितना ज़्यादा नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना हेल्दी है, उतना ज़्यादा उसको अच्छा फील होगा। तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है कि साइकोलॉजिकल, कि हाउ साइकोलॉजिकल यू आर फीलिंग गुड अकॉर्डिंग। अब बहुत डिप्रेशन में आपका हार्ट इज़ नॉट देयर, और आपको कोई दूसरी बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको परेशानी है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मे बी आई विल फेल, तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट पड़ती है। और उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात दवाइयाँ ऐसी हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन यू आर ऑन। लोगों को 4-4, 5 बीमारी होती हैं, उनकी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। और इसी तरह भी सर्जरीज़ होती हैं, किसी को अगर प्रोस्टेट कैंसर हुआ, उसमें जो है वो सर्जरी की तो उसमें नर्व भी कट जाती है उसकी वजह से। तो ये सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं मेनली, इनमें कोई भी सिस्टम, एक भी सिस्टम इफेक्ट होता है उससे आपकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। उसकी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज़ डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़ में जो है सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। उस डायबिटीज़, ब्लड शुगर हाई होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड ने रन करना है, वो उनमें जो है वो शुगर डैमेज की वजह से उनकी एफिकेसी ख़राब हो जाती है। तो उनमें जितना ब्लड आना चाहिए ब्लड नहीं आ रहा। वो नर्व को भी अफेक्ट करती हैं, नर्व की फंक्शनिंग डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा डायबिटिक्स में वो कुछ फील नहीं करते उनके पैरों में, जो उनको झंझनाहट महसूस होती है या नीडल लाइक सेंसेशन होती है। दिस इज़ ऑल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। तो उससे वजह से उससे बढ़ता है। तीसरा जो है साइकोलॉजिकली आपको होता है कि जी मैं जो हूँ क्या होगा, मैं कमज़ोरी फील कर रहा हूँ, और कमज़ोरी आ जाती है डायबिटीज़ की वजह से, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फिर आप दवाई पे होते हैं, 4-4, 5-5 दवाई पे होती हैं, उन दवाइयों का अगर आप ख्याल नहीं रख रहे तो उसकी वजह से भी फंक्शन। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको असर कर सकती हैं।
हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, जो कॉज है आप कॉज को फाइंड आउट करते हैं। पहली चीज़ तो आपको मालूम करने से उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसका अगर थायराइड से नहीं है, उसको अगर डायबिटीज़ है, उसका हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसको डैमेज कर देते हैं। आमतौर पर होता ही है कि जैसे इवन डायबिटीज़ के पेशेंट को भी 10 साल पहले उसको डायबिटीज़ स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह से डैमेज शुरू हो गए थे, अब उसको इफेक्ट शुरू हुए तो अब डॉक्टर के पास भागा है। तो आप समझें कि किसी शख्स को अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी एरिया के अंदर, तो उसको कितनी पुरानी बीमारी है, तो श्योरली आप उसकी जो बेसिक कंडीशन है उसको ट्रीट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको जो है बेहतर से बेहतर कंडीशन में लाएंगे। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। तो उसमें आप उसको हेल्प करेंगे दवाइयाँ दे के कि किस तरह दवाइयाँ दे सकें। इसी तरह जो है बाज़ सक्शन पंप वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से एक्सरसाइज भी कराते हैं। वी डोंट जंप डायरेक्टली ऑन द स्टेम सेल्स, हम उसको देखते हैं कि उसमें कितनी प्रॉब्लम है, किस स्टेज में है और किस इलाज से इसको स्टार्ट किया जाए और कहाँ अल्टीमेटली कौन सा इलाज आपने करना है। जैसे मैंने बताया कि अगर उसका काम चल जाता है दवाइयों से, हम सिर्फ दवाइयों पे स्टार्ट करेंगे उसका। अगर उसको जो है वो दवाइयों से काम नहीं चल रहा तो हमें पता है कि उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक जो है स्केल यूज़ करते हैं, वो इंटरनेशनल इंडेक्स के नाम से ईडी का एक होता है। शुरू में से पूरा एक क्वेश्चनर 15 क्वेश्चंस का होता है, उससे वो भरवाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है उसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है और किस स्टेज में है। हम उसमें 3 चीज़ इस्तेमाल करते हैं। एक होता है उसमें जो आता है ये सेलुलर मेडिसिन, उसमें हम जो स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं। स्टेम सेल्स की तरह एक और सेलुलर लेवल पे ट्रीटमेंट होता है, उसका होगा एक्सोसोम्स। दीज आर द बाई प्रोडक्ट, स्टेम सेल्स से रिलीज़ होने वाले सेल्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है उसमें हम जो है वो प्लेटलेट्स बॉडी के होते हैं आपके निकाल के उसी को इंजेक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड उसको हम इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट पीनस के अंदर। उसके लिए अलग आपको ट्रेनिंग चाहिए विच आई एक्वायर्ड इन अमेरिका, उसमें वो किया। इसके साथ साथ जो होता है एक और दूसरा जो है वेरी इफ़ेक्टिव वे है, उसे हम कहते हैं शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी में समझ लें कि जिस तरह अल्ट्रासाउंड का हम डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, इसी तरह ये मशीन होती है, इसमें से जो होती है वो वेव्स निकलती हैं और ये वेव्स जो हैं ये जो एरिया में जाके आपके आज़ा में जाके वहाँ पे 3 चीज़ें करती हैं। वहाँ पे जो है हल्का सा डैमेज डेवलप करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का जो मुदाफ़ती सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, वो आता है उनको हेल्प करता है। तो वहाँ पर जो हीलिंग के लिए जो मज़दूर नहीं आ रहे थे और अटेंशन गवर्नमेंट पे नहीं कर रही थी, इसी तरह वो पूरी बॉडी आपकी एक्टिव हो गई और वहाँ जाके उन्होंने जो है रिपेयर शुरू कर दी। अब आपने क्या किया, ये तो आपने जो है मशीन के थ्रू करें। इसी तरह ये मशीन जहाँ पर ज़रूरत होती है कि जी वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, तो वो न्यूजेनेसिस करती हैं, नई जो है वो ब्लड वेसल्स को डेवलप करती हैं, तो और ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये शॉक वेव थेरेपी से अभी हो रहा है। इसी तरह जब हम उसको स्टेम सेल्स देते हैं तो लाइक हमने पहले मेंशन किया आपको कि उसको जो बेसिक, तो वो क्या करते हैं वहाँ जाके वो रिपेयर करता है। जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गए हैं, जो नर्व डैमेज हो गए, उनको रिपेयर करेगा। जो एक्सपर्ट्स जो उन्होंने डिटर्मिन किया है इनके इलाज में और जिनको फ़ायदा नज़र आता है ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू दोज प्रोटोकॉल्स वी डू द ट्रीटमेंट एंड अमाउंट ऑफ सेल्स। जब हम स्टेम सेल्स थेरेपी देते हैं तो इससे जो है वो 3 फ़ायदे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड है। एक तो ये होता है कि आपकी इरेक्शन जो सख्ती होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा ये होता है कि आपकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और जो चौड़ाई होती है, जो गर्थ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। मेनली स्टेम सेल्स में हमने ये चीज़ देखी है जो डॉक्यूमेंटेड है। पीपल हु रिसीव्ड स्टेम सेल्स और द एक्सोसोम्स और PRP, उनमें ये चीज़ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है, उनमें ज़्यादा चीज़ देखी गई है कि उनको इन 3 एरियाज़ के अंदर जो है फ़ायदा होता है। ऑन द अदर हैंड मशीन्स की जो स्टडीज़ हैं, जो उसमें रिसर्च है, उसमें जो हमने देखा है उसमें यही देखा है कि उसमें जो है रिपेयर होती है, उसमें रीग्रोथ होती है सेल्स की, और उसमें जो है वो नई ब्लड वेसल्स, जैसे हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट काम नहीं कर रहा, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं, तो आप जो है टांग से उसकी एक नई आर्टरी निकाल के वहाँ बाईपास करके एक्स्ट्रा, तो उससे एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई से उसको फ़ायदा होता है, उसका हार्ट दोबारा से एक नया हार्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, जिस तरीके से भी आप डेवलप करें, उतना ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा होगा। देखिए जी, जो एक हम तमाम क्रॉनिक कंडीशंस के अलावा जो हम यूज़ करते हैं स्टेम सेल्स को, वो हम कहते हैं एंटी एजिंग। इट्स अ एंटी एजिंग इफ़ेक्ट। और यकीन करें
हम तो आज तो पेशेंट को देखते हैं, हमने उनको इन्फ्यूज़ किया सो मैनी मिलियंस फॉर ब्रेन डिजीज़ और फॉर डायबिटीज़ या कुछ लंग या किडनी प्रॉब्लम्स के लिए। जब आप फॉलोअप करते हैं तो आपको हैरानियत होती है कि आप देखते हैं कि उसका चेहरा इतना हशाश बशाश है कि अब झुर्रियाँ कम हो जाती हैं और पर्सन स्टार्ट लुकिंग मच यंगर, 5 years 10 years यंगर। क्यों? ये दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ स्टेम सेल्स कि जिसकी वजह से तो है। जिस तरह हम बात करते हैं कि आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, आपको लगता है आप सेहतमंद हैं, हम फिर भी रेकमेंड करते हैं कि साल में एक दफ़ा आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना फुल चेकअप कराएं, जिसको हम कहते हैं फ़िज़िकल कराएं। क्यों? उसमें पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरह हम रेकमेंड करते हैं कि अगर जो है इफ़ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड गो। एंड देखिए एज 35 के बाद जो है ना चीज़ें थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें यह है कि जिन लोगों ने ये ट्रीटमेंट किया, अगर आप गूगल पे जाएं, बहुत से मैं आपको नाम भी दे सकता हूँ कि जो वेरी वेल्दी पीपल एंड दे आर वेरी मच केयरफुल अबाउट देयर ओन हेल्थ, और वो अपने रेगुलरली उन्होंने लगाया है। लेकिन मैं तो कहूँगा इफ़ समबडी इज़ इफ़ इंटरेस्टेड और इफ़ ही रियली वांट्स टू सी द इफेक्ट, ही शुड हैव वन ट्रीटमेंट। हाँ देखिए जी, इसमें जो है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग कि अगर किस लेवल पे उसको प्रॉब्लम है और किस लेवल में हम कर रहे हैं। तो अगर उसको रेगुलर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका इतना इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया कि वी आर आउट ऑफ रिसोर्स, हमारी इतनी पाकिस्तान के अंदर रिसर्च नहीं कि हम अपने सेल्स डेवलप कर लें। हम खुद प्रोटोकॉल्स जो यूज़ करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन कंपनी। हमारे स्टेम सेल्स जो होते हैं अमेरिका से आते हैं, कैलिफोर्निया से, वहाँ की लैब्स के। तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट एंड कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। और उसमें जो है ईडी के हवाले से जो है जो अब दिस इज़ समवेयर इट स्टार्ट्स या इट इज़ समवेयर आई वुड से समवेयर फ्रॉम 75,000 to 150,000 रुपीज़। लाख से 1.5 लाख के करीब जो होता है वो राउंड अबाउट इन दैट एरिया। जिस तरह जब आप एक दवाई लेते हैं और जब वो पेटेंटेड होती है, कंपनी के नाम पर होती है, तो 10 साल तक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वही प्राइस जो भी कंपनी ने रखी होती है, और जब उसकी पेटेंसी ख़त्म हो जाती है तो आप जो है उसको जेनेरिक ले आते हैं। जो 100 रुपये की दवाई थी वो आपको 10 रुपये मिल जाती है। श्योरली दिस इज़ वन ऑफ आवर टारगेट इस नंबर 1 जो हमने तो अभी अपने लिहाज से यहाँ पे शुरू किया है, पेशेंट एजुकेशन के अलावा डॉक्टर्स एजुकेशन, मेडिकल कम्युनिटी एजुकेशन। और हमारा अल्टीमेट कोशिश यही है कि हम जो है रिसोर्सेज को डेवलप करके हम जो है यहाँ अपनी लैब बनाएं, और लैब बना के जब कॉस्ट नीचे आएगी तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आम आदमी भी जो है इस ट्रीटमेंट से जो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज श्योरली इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन टू अ लेवल कि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। ऑल्दो देखें जी, आई डोंट नो, एक अच्छी साइड जो होनी चाहिए डॉक्टर्स की वो कि जहाँ तक पॉसिबल हो कॉस्ट शुड नॉट बिकम अ हर्डल फॉर समबडीज ट्रीटमेंट और हेल्थ। लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं, आपको उसको ओवरकम करना पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि मतलब ये जो है एक हर्डल ना बने। तो जो भी मैक्सिमम रीज़नेबल सिचुएशन हो सकती है हम वहाँ आने की कोशिश करते हैं। देखिए आमिर, उसमें एक बात जो है वो, वी आर नॉट लिविंग इन आइडियल वर्ल्ड। Likewise, your patient most of the time is also not ideal patient. For example, अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है और वो उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, if he is an ideal candidate, if you may say कि he is 25 year old और उसमें जो उसका वेट सही है, उसकी हाइट सही है, उसको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, वो किसी दवाई दूसरे पे नहीं है, उसका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज करता है और डाइट एक्सरसाइज सब उसकी परफेक्ट है, तो उसका जो है वो आप समझ लें कि उसका मैक्सिमम उसका बेहतरी का रिजल्ट होंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ समबडी इज़ like if somebody is 60 year old and having diabetes, high blood pressure, high cholesterol, इस तरह की इसको 5 और दूसरी दवाइयाँ और वो 4 दवाइयाँ उसके साथ साथ लेता है, तो उसकी वजह से जो है उसके जो है वो ट्रीटमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, नंबर 1। सेकेंड ये होता है, देखें वी आर नॉट एट द पीक, हम कहेंगे जी हमारी रिसर्च इज़ डन, वी आर एट द लिमिट, वी नोज एवरीथिंग। So maybe we are still behind in understanding, science is still behind in approaching science, or we are still behind, our protocols are not perfect, we still have to work। और हम ये करते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है हमारे प्रोटोकॉल्स हमें चेंज करने होते हैं कि नहीं यार, हमने देखा है कि उन पेशेंट्स को जिनको 20 मिलियन स्टेम सेल्स हमने दिए थे इस प्रॉब्लम के लिए, उनके रिज़ल्ट जो है वो 10 मिलियन वाले से बेहतर हैं, तो वाई नॉट चेंज योर प्रोटोकॉल एंड स्टार्ट गिविंग देम 20 मिलियंस। तो इस तरह वी आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इन अ लर्निंग फेज। लिम्फोमा, ब्लड कैंसर्स यूजुअली यूज्ड दिस स्टेम सेल्स थेरेपी।
दिस इज़ पार्ट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। जैसे आपने PRP का इलाज सुना है बालों के लिए, ठीक है। PRP में जो है क्या है, द सेम थिंग कि यू आर रीग्रोइंग सेल्स ओवर देयर, यू आर रिपेयरिंग सेल्स ओवर देयर, दिस इज़ पार्ट ऑफ द रीजनरेटिव मेडिसिन। इसमें अगर आप जो है हम इसमें अगर स्टेम सेल्स मिला देते हैं, दिस बिकम्स 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव। होता है, करते हैं हम। एक अगर शख्स आता है उसको जो है वो डिज़ीज़ कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पर कि आपको पता है कि इतने स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट से भी फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जो है, आप उसको इन्फेक्शन हो गया है, आप लग रहा है इन्फेक्शन है, और इस इन्फेक्शन के अंदर जो है आप उसको बोले मैं एंटीबायोटिक से इसका इलाज कर लूँ, वो सही नहीं है, तो मे भी वो इन्फेक्शन नहीं था, वो ख़राब होकर कैंसर बन गया है, तो अब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी बल्कि कैंसर की दवाइयाँ काम करेंगी। सेम इज़ ओवर हियर टू। तो एक वक्त तक जब तक कि आपके सेल्स में थोड़ी जान बाकी है, तो वहाँ पर जो है इनके इफ़ेक्ट बेहतर होते हैं। लेकिन होता ये कि यू डोंट वेट फॉर दैट लॉन्ग। आपका दूसरा ऑल्टरनेटिव है बालों के हिसाब से, जो कि आप ट्रांसप्लांट कराते हैं। ट्रांसप्लांट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट। अगर आप वो करा सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो कराएं, जल्दी और उससे अच्छा इफेक्ट जो है आपको नज़र आ जाता है। वोन ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि जैसे डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक अल्सर्स होते हैं, समटाइम यू हैव टू डू द एम्पुटेशन। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पीपल हु गेट एम्पुटेशन इज़ डायबिटिक अल्सर्स। यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। I started working in one of the local hospital here, and that's what they are expecting me to do. I'm doing my ED clinic over there, as well as I'm working with the foot doctors, कि जहाँ पर जो है हम उनको हेल्प कर रहे हैं इनके जो है वो रीजनरेटिव मेडिसिन क्लास किस तरह हम PRP के ज़रिए, एक्सोसोम्स के ज़रिए और स्टेम सेल्स के ज़रिए जो है उन फुट्स को बचा सकें जहाँ पर कि वो दे आर गोइंग टूवर्ड्स एम्पुटेशन।